अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, उसका नेम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन। लास्ट जो चैप्टर हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस का पढ़ा, जिसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस पढ़े थे, वो हमारे पास था सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन या फिर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन दी होती थी। इस चैप्टर में हमारे पास एक नहीं बल्कि इक्वेशंस का सेट दिया होगा, 3, 4, 5 इक्वेशंस दी होंगी और उसको हमने न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जनरल फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस का जो सेट है वो है a1 1x1 प्लस a1 2x2 अप टू सो ऑन a1 and xn इज इक्वल टू b1, a2 1x1 प्लस a2 2x2 प्लस अप टू सो ऑन a2 and xn इज इक्वल टू b2 up to so on an1 x1 plus an2 x2 up to so on an xn is equal to bn। ये हमारे पास बन गई जनरल, हमारे पास फॉर्म बन गई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की, जिसको हम सॉल्व करते हैं बहुत सारे डायरेक्ट तरीक़ों से। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं और उसको तरह भी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के जो हमने डायरेक्ट मेथड अब तक पढ़ चुके हैं, वो एक सबसे सिंपल जो मेथड है वो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। यानी अगर हमारे पास इक्वेशन 3 या 2 इक्वेशंस को भी हम कैंसिल आउट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एक को कैंसिल आउट कर दिया वेरिएबल को, दूसरे को फाइंड आउट कर लिया। लेकिन जब 3 या उससे ज़्यादा इक्वेशन बढ़ जाती हैं तो हम जो डायरेक्ट मेथड है सॉल्व करने का वो है क्रैमर रूल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेथड है वो इन्वर्शन मेथड, यानी मैट्रिक्स का ही इन्वर्शन ले लेते हैं। हम उसको लिख लेते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी को हम एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म को ए इन्वर्स बी वाली फॉर्म में। जो बी होता है वो हमारे पास राइट हैंड साइड होता है, उसको मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसके अलावा गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है और गॉस जॉर्डन मेथड होता है। ये गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड जो होता है वो आपके पास एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म से आते हैं। जो गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है वो उसमें हम एचलन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं मैट्रिक्स को, फिर हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते जाते हैं और वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो गॉस जॉर्डन मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाते हैं और उससे हम x1 x2 x3 या x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं और एक साइमल्टेनियस सोल्यूशन निकालते हैं। अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, एक को कैंसिल आउट कर लेते हैं, दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर वो पुट करके हम पहली वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। और भी मेथड्स हैं डायरेक्ट मेथड सॉल्व करने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन है वो पढ़ने से पहले हमें डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे पास जो इक्वेशंस, जो सेट ऑफ इक्वेशंस दिया होगा वो हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट नहीं होगा तो इस पर हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन अप्लाई नहीं हो सकते। जो सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। तो डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स कौन सा होता है, या फिर इक्वेशन, यही सेम चीज़ हम इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हुज एलिमेंट्स आर ए आई के इज सेड टू बी डायगोनली डोमिनेंट, यानी जो हमारे पास ये होते हैं वो हमारे पास एक्स वाई जी के साथ जो नंबर्स होते हैं उससे हम कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स बना लेते हैं। इफ़ ए आई मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल टू ए आई के मॉडुलस फिर के इज इक्वल टू 1 to n, यानी ए आई का मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट जिसमें हमारे पास रो और कॉलम सेम है, जैसे a11 a12 a13 सॉरी a11 a22 a33 a44, ये जो हमारे पास बनते हैं आपके पास, ये a11 ये बन जाएगा, a22 ये बन जाएगा, a33 ये बन जाएगा, a44 ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ये वाले मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स हैं वो उस रो में बाकी सारे एलिमेंट से मतलब से नंबर बड़ा होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव के साथ हो या नेगेटिव के साथ हो, लेकिन वो नंबर जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। यानी उसका मॉडुलस लें तो बाकी सबके मॉडुलस के सम से बड़ा हो। यानी अगर आप देखो तो इसका मॉडुलस नहीं, हमारे पास क्या बन जाएगा 1, इसका लेंगे 2 और इसका 4 प्लस 2 प्लस 1 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। 7 जो है वो 10 से छोटा है, ये है 9 4 और ये मॉडुलस हो जाएगा 5 आ जाएगा, 4 प्लस 5 9। तो ये जो नंबर है इक्वल भी आ सकता है, ये नंबर ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो अभी भी ये डायगोनली डोमिनेंट है। यहाँ पे 3 3 वाला एलिमेंट 6 है, 1 प्लस 1 प्लस 2 ये आ जाएगा 4 हमारे पास 6 से छोटा है। अब ये लास्ट वाले एलिमेंट ही है 5, यानी 4 वाला, 1 प्लस 1 प्लस 2 4 आ जाएगा और ये 5 जो है वो बड़ा है। यानी ये वाले एलिमेंट्स
अपनी रो में बाकी सारे को सम करने से सब मॉडुलस के सम से बड़े हैं। नंबर हमने देखना है मॉडुलस, चाहे अगर ये -10 होता तब भी हम उसका मॉडुलस लेके इसको +10 बनाते। सबका मॉडुलस लेना यानी नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के बाद ऐड करना है उस रो के एलिमेंट्स को छोड़ के, जो उसका A11, A22, A33, A44 या ANN वाला एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सबको ऐड करना है, और बाकी सबका एडिशन जो है वो उस एलिमेंट से जो AII वाली फॉर्म में यानी A11, A22, A33 उससे बड़ा होना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स होता है हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट होता है। अगर डायगोनली डोमिनेंट है हमारे पास मैट्रिक्स, तभी हम इस पर न्यूमेरिकल मेथड जो हैं, जो हमने दो मेथड न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, एक हमारे पास है जैकोबी मेथड और दूसरा है हमारे पास एक और मेथड है। दोनों मेथड्स पढ़ने के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट होनी चाहिए। आज के जो लेक्चर है उसमें हमने जैकोबी मेथड या जैकोबी मेथड पढ़ना है। आइटरेटिव मेथड्स, recall the direct method which you have studied in the previous section. They usually 2n cube divided by 3 arithmetic operation when the system is large and is say n is equal to 1000। यानी अगर हमारे पास 1000 इक्वेशन आ गई, हम 2 को तो सॉल्व कर लेते हैं, 3 को भी सॉल्व करते हैं 3x3 का मैट्रिक्स में, 4 को अगर 4x4 आ जाए यानी 4 इक्वेशन आ जाए तब भी हमारे पास सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन 1000 तक चली जाए, n इज इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 1000 आ जाए, द डायरेक्ट मेथड वुड टेक ईयर्स टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स इवन ऑन द फास्टेस्ट कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में भी इसको सॉल्व करने में साल लगते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी देयर इज एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ यूजिंग आइटरेटिव मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम व्हेन n इज लार्ज। यानी जब नंबर ऑफ इक्वेशन बहुत ज़्यादा हो एंड द मैट्रिक्स इज स्पार्स, द मोस्ट ऑफ द एंट्रीज आर जीरो, या फिर मैट्रिक ऐसा हो जिसमें ज़्यादातर एंट्रीज जीरो और सोल्यूशन नहीं निकल रहा हो सही, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं आइटरेटिव मेथड यूज़ करते हैं। वी शैल डिस्कस द फॉलोइंग आइटरेटिव मेथड। एक है जैकोबी मेथड आइटरेटिव मेथड और दूसरा है गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड। आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ना है वो जैकोबी आइटरेटिव मेथड है। अभी आइटरेटिव मेथड और मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होगा, हम एक लूप यानी एक जो हम आइट्रेशन चलाएंगे उसमें हम x1 या x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकालेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन जितनी भी इक्वेशन होती हैं, 3 इक्वेशन हो 4 इक्वेशन हो, उन सब में x1 x2 x3 या xyz यूज होगा। तो हम xyz जो निकाल रहे होते हैं या जो सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं वो एक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होता, वो उन सभी इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो हम फर्स्ट आइट्रेशन में उन सब इक्वेशन का सोल्यूशन xyz निकालेंगे। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वही सारा उठा के फिर नीचे हम यूज़ करेंगे। जैसे हम आपको याद होगा हम सीकेंड मेथड यूज़ करते हैं या फिर हम न्यूटन रैप्सन मेथड यूज़ करते हैं। हम x1 निकालते हैं, उसको यूज़ करते हैं, x2 निकालते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं, x3 निकालते हैं। तो यहाँ समझ लें हमारे पास एक इक्वेशन के लिए x1 x2 x3 है, वो सारी इक्वेशन का सोल्यूशन है। हम पहली आइट्रेशन में उसका फर्स्ट सोल्यूशन निकालेंगे x1 x2 x3 या xyz का, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में वही आंसर यूज़ करेंगे और उससे बेटर यानी एग्जैक्ट आंसर से क्लोज चले जाएंगे, दोबारा से x1 x2 x3 का आंसर निकालेंगे। इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास आंसर जो हैं वो रिपीट होना शुरू ना हो जाए, वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू ना हो जाए, या फिर हमारे पास कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन दिए हो उसको मैच ना होना शुरू हो जाए, या फिर हमें कहा हो कि इतने पॉइंट्स तक आपने मतलब 3 डेसिमल तक या 4 डेसिमल तक आपने एक्यूरेट आंसर निकालना है, जब तक वो, या फिर नंबर ऑफ आइट्रेशंस दी हो, जब तक ये 3-4 हमारे पास कंडीशन नहीं हो में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या करेंगे, लूप चलाना या आइट्रेशन जो है वो स्टॉप कर देंगे। गिवन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी, जो हमारे पास सिस्टम होता है उसमें अगर हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो हमारे पास क्या होता है, एक कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बन जाता है, x एक वेरिएबल का मैट्रिक्स बन जाता है, इज इक्वल टू बी। हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब ग्रामर रूल और इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था तब भी हम क्या करते हैं, पहला जो स्टेप होता है उसमें हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, a लिखते हैं, सारे कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम x1 x2 x3 लिखते हैं या फिर हम xyz लिखते हैं, और तीसरे में हम राइट इक्वल के बाद हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल 2x2 भी हम लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं 1 3 2 4। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन पे डिपेंड करता है, x1 x2 दिया होता है या xy दिया होता है, xyz दिया होता है, ये xy आ जाता है इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है राइट हैंड साइड पे जो भी आंसर दिया होता है।
ये हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी बन जाता है। एक्स जो है वो जो हमने वेरिएबल फाइंड आउट करने वो होता है, ए जो होता है कोफिशिएंट होता है, और बी जो होता है वो हमारे पास राइट हैंड साइड होता है। वेयर द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉन जीरो, डायगनल एलिमेंट्स वगैरह नॉन जीरो होने चाहिए। द सिस्टम कैन बी रिटर्न, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डायगनल एलिमेंट जैसे A11 A22 वो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है, तो वो नॉन जीरो होना चाहिए। दिस कैन बी रिटर्न इन द इटरेटिव फॉर्म एज, इसको हम इटरेटिव फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x k+1 इज इक्वल टू, यानी x से नेक्स्ट स्टेप में। अब वहाँ पर हम x से x1 x1 से x2 फाइंड आउट कर रहे थे, तो हम वो एक ही सोल्यूशन, यानी हमारे पास एक ही क्वेश्चन होती थी और उसमें सोल्यूशन एक ही होता था। x1 से जब x2 जा रहे थे तो हम x1 को ही बेटर, वो एक ही x था जिसका हम आंसर नेक्स्ट स्टेप में बेटर से बेटर आंसर निकाल रहे थे। यहाँ पर अगर हमारे पास दिया होगा x1 x2 x3, तो हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना है वही है x1 x2, इसका हम एक फर्स्ट आंसर निकालेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। इन मेथड में हमने 0 से स्टार्ट करना होता है। x1 x2 x3 इसको हम स्टार्टिंग में 0 ले लेंगे, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में इन्हीं का आंसर निकालेंगे लेकिन वो बेटर होगा, फिर उससे नेक्स्ट आइट्रेशन में इससे बेटर आंसर आ जाएगा। तो पहले जो हमारे पास जो इक्वेशन दी होती है उसको हमने थोड़ा सा अरेंज करना होता है, यानी वो मैट्रिक्स जाके उसको अरेंज करेंगे। हम x एक तरफ रहने देते हैं, जितनी भी इक्वेशन होंगी ना, जितनी इक्वेशन होती हैं उतने ही अननोन होते हैं। यानी अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है तो हमारे पास x1 x2 x3 होगा, 4 इक्वेशन है तो x1 x2 x3 और x4 होगा। तो हर एक इक्वेशन से हमने क्या करना है, अगर 3 इक्वेशन है तो पहली इक्वेशन से हमने x1 निकाल लेना है, दूसरी से हमने x2 इज इक्वल टू समथिंग निकाल लेना, तीसरी इक्वेशन से x3, यानी हर एक इक्वेशन से हम एक x सेपरेट कर लेंगे लेफ्ट पे और बाकी सारा कुछ हम राइट हैंड साइड पे लेंगे। वेयर द एलिमेंट्स ऑफ b आर bij इज इक्वल टू माइनस aij डिवाइड बाई ai, यानी वो यही बता रहे हैं कि हमने क्या करना है, डायगनल वाला एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास है ये 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3, क्योंकि हमारे पास डायगनल डोमिनेंट होना है। ये मैं आपको x1 निकालना बता रही हूँ कि किस तरह से निकालेंगे, इज इक्वल टू 5 है। और ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका मॉडुलस 3 का मॉडुलस और बाकी दोनों का मॉडुलस का सम जो है 2 + 1 3 हो जाएगा, और वो इक्वल हो सकता है लेकिन ये बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए बाकी के सम से, कोई और इससे नंबर बड़ा नहीं हो सकता या बाकी का सम इससे बड़ा नहीं हो सकता। अब ये हमारे पास डायगनल डोमिनेंट है। वैसे तो हमारे पास 3 इक्वेशन होंगी, मैं आपको एक से एक्सप्लेन करी। अब हमने क्या करना होता है, इस वाली इक्वेशन से हमने x1 सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, बाकी ये दोनों जो हैं उसको ले जाके हम राइट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर माइनस के साथ होता तो प्लस कर देते, अगर प्लस के साथ हो तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी bk+1, और एक ये b आ जाएगा, और ये पर अभी b जो है वो ai वाली फॉर्म है, वो डिवाइड होके आ जाएगा। ये दोनों नंबर्स हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड, प्लस से है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। उसके बाद जो x1 के साथ 3 है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। वो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है a11 जो 3 है, 2 जो है वो a12 है, और ये 1 जो है वो a13 है। तो ये जो b बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, ये जो a12 और a13 यानी i j जिसमें i और j आपस में इक्वल नहीं है वो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाते हैं, और ये जो a11 है ये इनसे आके डिवाइड हो जाएगा। या आप चाहो तो पहले क्या कर सकते हो, x1 इसको डिवाइड कर सकते हो 3 से और इसको भी 3 से डिवाइड करते हो, फिर दूसरी तरफ जाके आपने माइनस कर देना, तब भी ठीक है। या फिर आप पहले जाके माइनस कर दो फिर डिवाइड कर दो, तब भी आपके पास 2/3 और ये 1/3 बन जाएगा। यानी aij ये वाला a1 और 2 वाला जिसमें i और j आपस में इक्वल नहीं है, i का मतलब रो वाला एलिमेंट और j मतलब कॉलम। ये पहला नंबर होता है वो रो को शो कर रहा होता है, दूसरा जो होता है वो एलिमेंट को शो कर रहा होता है। इसमें i और j बराबर है, दोनों 1 है, इसमें i1 है j2 है, आपस में इक्वल नहीं है। इसमें i और j 1 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, ये दूसरी तरफ जाके माइनस होंगे, और जो a11 वाला एलिमेंट है वो जाके इससे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, और जो हमारे पास ये नंबर्स हैं वो
एक्स के वही x2 और x3 आ जाएगा, और b जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे ये b था ये आ जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी। और बी आई आई जो कह रहे हैं वो डायगनल वाला एलिमेंट, ये जो बी आई आई होगा ये जो है फर्स्ट वाले का हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इनिशियल गैस x0, हम स्टार्टिंग सोल्यूशन जैसे हम न्यूटन रैप्सन में और सेकंड मेथड में रेगुलर फॉल्सिंग में हम टेबुलेशन ऑफ रूट से निकाल लेते हैं अगर हमारे पास नहीं गिवन होता। यहाँ पर हमें गिवन होगा 0 0 0, हो सकता है कोई और भी आपको गिवन हो, अगर गिवन है तो हम वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, नहीं है गिवन तो हम सबका आंसर यानी x1 x2 और x3 तीनों का आंसर कंसीडर करेंगे कि वो 0 0 0 है। उसके बाद हम ये प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे जब तक कि हमारे पास रिक्वायर्ड एक्यूरेसी नहीं आ जाए, यानी हमें कोई एग्जैक्ट आंसर ना दिया हो या हमें कहा होगा कि इतनी आइट्रेशंस कर लें, या फिर हमें कहा होगा कि इतने डेसिमल तक करेक्ट आंसर निकाल लें। जब तक वो एक्यूरेसी या वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो जाती जो हमें कहा है कि हमने फुलफिल करनी है, तब तक हमने आइट्रेशंस करनी है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय जैकोबी मेथड। हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है जैकोबी मेथड से। तो हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन दी हुई हैं, 3 दी होंगी 4 दी होंगी, यानी 8x प्लस y माइनस c इज इक्वल टू 8, x1 x2 x3 भी हो सकता है, xy z भी हो सकता है, 2x प्लस y प्लस 9z इज इक्वल टू 12, x माइनस 7y प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 4। अब सबसे पहले हमने चेक करना है सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है इक्वेशन। यहाँ से हमने x निकालना है, सेकंड वाले से हमने y निकालना होता है, थर्ड वाले से z, फर्स्ट वाले से x1, सेकंड वाले से x2, थर्ड वाले से x3। यहाँ पे अगर आप x के साथ देखो तो आपके पास है 8, इसके साथ क्या है 1 और इसके साथ क्या है -1। -1 का मतलब हम +1 ही लेंगे। +1 नेगेटिव साइंस को आप इग्नोर कर दो, 1 और ये +1 ये 2 बनता है, और ये क्या है 8। बाकी दोनों के नंबर्स का सम जो है वो ग्रेटर है और इसका जो है लेस है और इसका जो ग्रेटर है, तो पहली वाला जो है वो सही है अपनी पोजीशन पर। सेकंड में अगर आप देखो तो ये सेकंड वाला एलिमेंट बीच वाला एलिमेंट होगा, इसका जो सम है वो क्या है, ये हमारे पास क्या है 2 और ये 9, 2 + 9 11, और बीच वाले का सम क्या है जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 1 है। 11 जो है वो ग्रेटर है, और ये सेंटर वाली यानी A11 A22 A33, जो सेट A22 है वो हमारे पास स्मॉल आ रहा है, तो ये हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। अब तीसरा वाला देखो पर अगर आप, तो इसमें ये वाला सबसे बड़ा होना चाहिए बाकी के सम से, ये 1 है और ये 7 है। नेगेटिव साइन को फिलहाल इसके लिए क्योंकि हम मॉडुलस लेते हैं वो वैसे भी इग्नोर हो जाता है, 1 और 7 8, इनका सम बड़ा ये छोटा हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन अपनी जगह करेक्ट है, सेकंड और थर्ड अपनी जगह पे ठीक नहीं है, तो उसको हम पहले रिप्लेस करेंगे। सेकंड वाली को हम ऊपर ले जाएंगे और ये नीचे ले आएंगे, तो इस तरह से हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट हो जाएगा। अब ये सेकंड बनेगी तो सेकंड वाला हमारे पास 7 है और ये 1 + 2 3 आ जाएगा, तो ये सेकंड पे चला जाएगा और ये वाला जो है वो थर्ड पे आ जाएगा, क्योंकि थर्ड में ये 3 3 बन जाएगा और 2 और +1 ये 3 आ जाएगा। तो पहले तो उसको हमने अरेंज कर लेना है। द सिस्टम वो पहले आपको उन्होंने शो किया हुआ है कि ये पहले उन्होंने जैसे हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी वैसे ही इक्वेशन ली, फर्स्ट वाले को फर्स्ट की पोजीशन पे रखा, सेकंड वाले को सेकंड पे, थर्ड वाले को थर्ड पे, फर्स्ट वाले में से x की वैल्यू निकाली, यानी y को तो जाके माइनस कर दिया, z को प्लस कर दिया, ये x के साथ जो 8 था वो डिवाइड कर दिया। यहाँ से भी उन्होंने y के साथ 1 था, बाकी दोनों नंबर को जाके माइनस कर दिया, थर्ड वाली से z को फाइंड आउट कर लिया। अब 0 0 स्टार्टिंग सोल्यूशन लिया तो हमारे पास क्या आया, लेट इनिशियल सोल्यूशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जितने भी वेरिएबल होंगे उनका इनिशियल सोल्यूशन हमने 0 लेना है। अब x की जगह आप 0 और y की जगह 0 आपने राइट हैंड साइड पे पुट करते जाना है, आपके पास x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप y और z रखोगे x आ जाएगा, यहाँ x और z रखोगे y आ जाएगा, यहाँ x और y रखोगे तो आपके पास z आ जाएगा। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे पुट नहीं करना, बस राइट हैंड साइड पे पुट करना। ये दोनों पुट करोगे 8 और 8 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1, x का आंसर 1। y में आप क्या करोगे, x भी 0 और z भी 0, तो आपके पास x भी 0 आ जाएगा और y भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये y का आंसर आपके पास 12 आना चाहिए, यहाँ पे 12 ही है, 12 आएगा, यहाँ मिस गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट z में आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा, पुट करने से आपके पास z का आंसर आ जाएगा -2। अगर हम इस प्रोसेस को प्रोसीड करते जाते हैं तो हमारे पास यानी हम दोबारा से अब नया x1 नया y1 नया z1 आ गया, अब दोबारा से हमने इसमें पुट करना है।
अब उससे हमारे पास डिफरेंट एक्स वाई जी आ जाएगा। तो हम अगर इसको कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस को, द वैल्यूज विल डाइवर्ज बिकॉज द डायगनल एलिमेंट्स आर नॉट डोमिनेंट, तो हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं आएगा और वो कन्वर्ज नहीं करेगा। इससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम भी पढ़ना है, वो लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास कन्वर्जेंस है उसके लिए ज़रूरी है कि जो सिस्टम है वो डायगनली डोमिनेंट हो। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे उन्होंने सेकंड स्टेप में बताया हुआ, लेकिन हम ये फर्स्ट स्टेप नहीं करेंगे कि हम ये चेक करें कि वो कन्वर्ज करता है या नहीं करता। हमने स्टेप 1 यही करना है कि ये चेक करना है कि ये डायगनली डोमिनेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम उसको डायगनली डोमिनेंट वाली फॉर्म में लिखेंगे। यानी जो 9 वाला था, ये 9 वाला था, ये हम उसको थर्ड पे ले जाएंगे और ये 7y वाला जो था उसको सेकंड पे लाएंगे। तो 7y से यहाँ पे आ गया और ये हमारे पास आ गया। सेकंड वाले से हमने y की वैल्यू निकाली और थर्ड वाले से हमने z की वैल्यू निकाली। यानी बाकी सबको हम राइट हैंड साइड पे लेके गए और x के साथ यहाँ 8 था वो डिवाइड हो गया, y के साथ अब जब रिप्लेस किया तो y के साथ 7 आ गया और जब थर्ड वाली पे हमारे पास 9z आ गया तो 9 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है हम पुट करेंगे, एक स्टार्टिंग सोल्यूशन है, x भी 0 y भी 0 और z भी 0। तो ये इनिशियल सोल्यूशन या स्टार्टिंग सोल्यूशन में हमने क्या करना है, ये 0 0 पुट करना है, उससे हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। फिर हमने वही आंसर दोबारा पुट करने हैं, हमारे पास सेकंड आइट्रेशन आ जाएगी, फिर वही उससे आइट्रेशन से जो आंसर आएंगे फिर से पुट करने हैं, थर्ड आइट्रेशन आ जाएगी। तो ये ईजी सा काम है, बस हमने वैल्यूज़ निकाल के पुट करते हैं। x1 y 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 0 8 और 8 कैंसिल होकर x1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 0 0 पुट करोगे 0, यहाँ पे भी 0, तो आपके पास आ जाएगा 4/7 विच इज़ इक्वल टू 0.571। नेक्स्ट है ये भी 0 ये भी 0, 12/9 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1.333 आ जाएगा। अब ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन में आ गया। सेकंड आइट्रेशन में आपने क्या करना है, फर्स्ट आइट्रेशन वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। अब आपने 0 0 नहीं पुट करना, x की जगह आपने 1.0 पुट करना है, जहाँ y आए वहाँ 0.571 पुट करना है, जहाँ z आए वहाँ 1.33 पुट करना है, लेकिन सिर्फ राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं। अब यहाँ पे आपने पुट कर देना है y की जगह 0.571 और z की जगह 1.333। 8 में आपने 8 को ऐड करना है उस नंबर में, 1.8 से डिवाइड करना है, आपके पास सेकंड आइट्रेशन में x का आंसर आ जाएगा 1.90095। यहाँ पर आपने x की जगह 1.0 पुट करना है, y की जगह z की जगह आपने पुट करना है 1.33, इन सबको ऐड करना है, 7 पे डिवाइड करना है, y का आंसर आ जाएगा 0.571। फिर आपने यहाँ पे x की जगह 1.0 पुट करना है, y की जगह 0.571 ये वाला पॉइंट पुट करना है और 9 से डिवाइड करना है और आपने z का आंसर आपके पास आ जाएगा 1.40। अब आपने पिछले वाले जो फर्स्ट आइट्रेशन वाला था उसको छोड़ देना, आपके पास सेकंड आइट्रेशन से नए आंसर्स निकल गए। अब ये वाले आंसर यूज़ करके आपने थर्ड आइट्रेशन निकालनी है, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स। यहाँ पर अगर आप आके देखो तो आपके पास आंसर्स ऑलमोस्ट सेम आ गए, x भी 1 आ गया, y भी 1, मतलब आपके पास पिछले वाले x जो है वो पिछले वाले x से मैच होना चाहिए, y जो है वो पिछले वाले y से मैच होना चाहिए, z जो है वो पिछले वाले से मैच होना चाहिए। ये आंसर्स आपने इक्वल नहीं देखने, x जो है वो x से मैच होना चाहिए, मतलब पिछले x से, y को आपने पिछले y और z को आपने पिछले z से देखना है। यहाँ पर 2 0 थे, यहाँ पे 3, मतलब 2 पॉइंट्स तक आपके पास सेम आ गए, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स तक सेम आ गए, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स तक सेम आ गया। और इनको आप आसानी से चेक कर सकते हो सोल्यूशन को। आपने क्या करना है, अगर आपको इसको चेक करना है आप क्या कर सकते हो, x y और z, जैसे आपके पास ये आंसर आ गया x y और ये z, तो आप इसको इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा डिफरेंस है ना, अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास 1 1 1 आ गया था, अब यहाँ 1 पुट करोगे x की जगह 8 हो जाएगा, y की जगह 1 पुट करोगे z की जगह 1, -1 + 1 खत्म हो जाएगा, 8 = 8, आपका आंसर सेटिस्फाई हो गया। या हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए, मतलब यहाँ पे 8 था, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे 8.000001 आ जाए, यहाँ पे या 0. या मतलब 7 वाली फॉर्म में 7.999 आ जाए, यानी 8 अगर राइट हैंड साइड पे तो 8 के बहुत क्लोज आपके पास नंबर आ जाएगा। यहाँ पे 12 है तो जब वही 1 पुट करोगे 2 1 2, ये आ जाएगा 1, 3 हो जाएगा, 3 + 9, यानी आपके पास x y z तीनों 1 आए थे इस सामने आइट्रेशन में किए, तो ये 12 के इक्वल आ जाएगा, ये 12 के इक्वल आ जाएगा, ये 12 से बहुत क्लोज आ जाएगा। इसी तरह 1 - 7 क्या हो जाएगा, -6 और +2 -4, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर ही आ गया। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर चेक करना बहुत आसान है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने ये मेथड अप्लाई करना है। x1 यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि फर्स्ट वाला जो नंबर होना चाहिए वो सबसे बड़ा होना चाहिए,
यहाँ पर हमारे पास सेकंड वाला नंबर सबसे बड़ा नहीं है, यहाँ पे थर्ड वाला नंबर भी सबसे बड़ा नहीं है, तो ये हमारे पास पूरी ही इक्वेशन जो है वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। सबसे पहले हमने इसको डायगोनली डोमिनेंट करना है। यहाँ पे हमने फिर से इसको चेक करना है, लेकिन आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपने स्टेप 1 में उसको डायगोनली डोमिनेंट बना देना है। आपने ये चेक नहीं करना कि वो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट आइट्रेशन की तो पहले का आंसर 15 आया, दूसरे का 3 आया, तीसरे का 9 आया। सेकेंड आइट्रेशन की 15 आया, जो 3 -3 था वो 36 बन गया, 9 जो था वो -78 बन गया। यानी समझ लें ये x था, ये y था और ये z था। x तो चले मैच हो रहा है, y -3 से 36 कोई वो नहीं है, उसमें कंपैरिजन ही नहीं है। z जो था 9 से -78 हो गया। तो आप कैसे चेक करोगे कि पिछले वाले आंसर में कितना फ़र्क पड़ गया? तो नॉट ज़्यादा डिफरेंस, तो यहाँ डाइवर्जेंस होता है। अगर डायगोनली डोमिनेंट नहीं होगा तो आपके पास एक आइट्रेशन से दूसरी आइट्रेशन में ये डिफरेंस आ जाएगा कि आप आइट्रेशन स्टॉप कहाँ करोगे। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, इसको डायगोनली डोमिनेंट बनाना है। यानी जहाँ सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे ऊपर ले आना, जहाँ सबसे बड़ा नंबर सेकंड पे है उसको बीच में ले आना, जहाँ सबसे बड़ा नंबर लास्ट में है उसको थर्ड पे ले आना है। तो ये आपके पास इक्वेशन हो गई। इक्वेशन बनने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली से आपने x1 की वैल्यू निकालनी है, बाकी दोनों को जाके माइनस करना है। माइनस करके आपने इस 6 से डिवाइड कर देना है। वो डिवाइड करके 9 को 6 से डिवाइड किया तो 3/2 आ गया, 1 को 6 से डिवाइड किया और इस तरह से ये आपके पास आ गया। इस तरह x2 15 को 6 से डिवाइड किया तो 15 और 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 आ गया। यहाँ पे जब उधर जाएगा x1 तो माइनस हो जाएगा, तो -1/6 आ जाएगा। 2 डिवाइड बाई 6 प्लस में हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, इस जगह पे प्लस आ जाएगा। इसी तरह x3, फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे 0 0 0 पुट करना है, वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएंगे 3/2। अगर आप इसको 0 0 पुट करोगे तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 5/2 आ जाएगा और यहाँ से 1/2 आ जाएगा। 3/2, 5/2 और 1/2 यानी x1 x2 x3। अब ये तीनों आप जब करोगे x1 x2 x3 आ गया। अब आपके पास जो आंसर आ गया, इसी तरह जब आप इटरेशन करते जाओगे तो आप 23 को अगर 24 पे डिवाइड तो आपके पास 1 से बहुत, ये 23 और 24 क्लोज टू 1 आ जाएगा। 35 to 18 ये 2 से क्लोज आ जाएगा। 73/72 ये भी 1 से क्लोज आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर पहला वाला आंसर है जो 1 से क्लोज आ रहा है, सेकंड वाला आंसर 2 से क्लोज आ रहा है, थर्ड वाला आंसर जो है वो 1 से क्लोज आ रहा है। तो 1.0, 2.0 और 1.0 आपका आंसर कन्वर्ज कर जाएगा। तो आज के लेक्चर में यही हमने 2 एग्जाम्पल करनी थी। ये मेथड की जैकोबी मेथड था और इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारे पास गॉस सीडल मेथड, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना।